फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर है तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। 15 मिनट में ये लेक्चर रिवाइज करना है और उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन ही करने हैं सिर्फ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। तो डोबेनियन ट्रायड्स लॉ क्या कहता है कि जो दो एलिमेंट्स हैं, पहला और थर्ड वाला, इन दोनों के एटॉमिक वेट को जब ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकल के आएगा। ऐसे ही इसमें कैल्शियम बेरिलियम को ऐड करोगे तो स्कैंडियम का, और क्लोरीन आयोडीन के ऐड करोगे तो ब्रोमीन का वेट निकल के आएगा। ओके, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है कि जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। एट्थ एलिमेंट जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो जो सोडियम है वो लिथियम की प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नीशियम बेरिलियम की, एल्यूमिनियम बोरॉन की, एंड सो ऑन। ठीक है, लोदरमेयर ने एक कर्व प्लॉट किया जिसे ग्राफ प्लॉटेड फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वेट, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन्ड अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न। इनको मिला। उसके बाद आता है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में ये याद रखना है, एटॉमिक वेट के बेसिस पे था ये, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट। मेंडलीफ पीरियोडिक एलिमेंट्स जैसे इक्का एल्युमिनियम को उन्होंने गैलियम बोला। इसको याद कैसे करने हैं, इसको याद रखना है इस ट्रिक से, आलू गालू, और ये सीता गीता से याद रख लेना है, सीता गीता से। ठीक है, सीता गीता और आलू गालू, इससे याद रखना है। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी लॉ एंड टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये किस पे बेस है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर पे है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल है ये। एंड नोमेनक्लेचर में एलिमेंट का जिसका एटॉमिक वेट 100 से ऊपर है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो उसके लिए ये याद रखना है, नंबर्स, इनके नाम याद रखने हैं। 0 को निल बोलते हैं, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई एंड 4 को क्वाड, 5 को पेंट एंड 6 को हेक्स एंड 7 को सेप्ट, 8 को ओक्ट एंड 9 को इन बोलते हैं। लास्ट में जो नाम लिखने के बाद IUM उसमें जोड़ देते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, 120 दिया गया एटॉमिक वेट, तो इसका नाम कैसे लिखना है? 1 को क्या बताया, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बाई बोलते हैं एंड 0 को बोलते हैं क्या, निल। तो हो गया ये, और लास्ट में जोड़ देना IUM, तो अन बाई निल यम हो जाएगा। सिंबल के लिए पहला पहला लेटर उठा लेना है, जैसे अन है तो इसमें यू उठा लेना है, निल जो बाई है तो इसमें बी, और 0 को निल एन उठा लेना है। ठीक है, और ऑफिशियल नेम में कम से कम ये 10 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, 10 तक याद कर लेना ऑफिशियल नेम। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, एक बार आ भी चुका है पीछे PYQ में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल और सबसेल में ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 2 तक के एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 1 को अल्काली मेटल एंड ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS1 to 2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर पी ऑर्बिटल में जाता है। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को दोनों को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, इसी को मैन ग्रुप भी बोल देते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP1 to 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसमें। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। डी ऑर्बिटल में 3D सीरीज फ्रॉम जेड, मतलब एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक आते हैं। 4D सीरीज में जेड 39 से 48 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन जो एस और पी ब्लॉक है इन्हें बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, N-1 D1 to 10 NS0 to 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एफ ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ ऑर्बिटल और सबसेल में 4F इन अ ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम जेड 58 से 71, आल्सो नॉन एज लेंथेनॉइड, इसे लेंथेनॉइड भी बोलते हैं। और 5F सीरीज जो होती है 90 से लेकर के 103 एक्टिनॉइड सीरीज से बोलते हैं। एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी N-2 F1 to 14 N-1 D, यहाँ पे याद रखना 0 to 1 NS2। द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल
फ्रॉम सेंटर टू द न्यूक्लियस इन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होती है वो जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली इंक्रीज होती है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने पर। डायरेक्ट रिलेशन होता है एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, जनरली जेड इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। कटायनिक रेडियस की बात करें तो जैसे कि कटायनिक रेडियस पेरेंट एटम से छोटी होती है। जैसे इसमें कटायन पेरेंट एटम ये है और ये इसके कटायनिक है, कटायन की रेडियस हमेशा छोटी होगी। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कटायनिक रेडियस घटनी चाहिए, इनवर्स रिलेशन। अब जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला है जेड अपॉन ई। जेड का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर, और ई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन की निकालना है तो इसमें 7 और इलेक्ट्रॉन भी 7 है, तो 7/7 इसका आ जाएगा 1। इसकी 1 हो जाएगी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कम हो जाएंगे, 7 नहीं 6 हो जाएंगे। तो जब 6 से 7 को डिवाइड करें तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसकी जेड इफेक्टिव इधर जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ रहे हो? रेडियस कम होगी और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, इनवर्स रिलेशन। ऐसे ही इसमें हो जाएगा। अनायन की रेडियस की बात करें तो अनायन की रेडियस पेरेंट एटम से बड़ी होती है, क्योंकि नीचे जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जैसे इसका है नाइट्रोजन का, तो 7 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 7 + 3, नेगेटिव चार्ज ऐड होता है तो 10 हो जाएगा, तो वैल्यू 0.7 आ जाएगी। इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पर 9 आएगा। 9 आएगा, 9 से जब 7 को डिवाइड करो तो 7 से वैल्यू जो होगी इसकी बड़ी आएगी। तो इधर जाने पर क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव ये निकाल रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इधर जाने पर जेड इफेक्टिव इसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, यानी क्या 0.7 है, इसका 7 से बड़ा होगा। तो जेड इफेक्टिव जब इधर घट रहा है तो रेडियस क्या होगी? बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, ऊपर बता चुके हैं। ऐसे इसका निकालना है। अगर पेरेंट आइटम कभी कभी सेम नहीं है तो कैसे निकालना है? तो जेड इफेक्टिव की ही वैल्यू निकालनी है। जेड इफेक्टिव जैसे ही बताया है वैसे ही निकालनी है। जैसे सोडियम की निकालनी है तो 11 इसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो इसको 11 को 10 से जब डिवाइड करोगे तो 1.1 आ जाएगा। इसका 1.2, 1.3, 1.9 और इसका 0.8 हो जाएगा। ऐसे अरेंज कर देना है। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिखना है, या फिर जो भी पूछा जाए, रेडियस ऑर्डर पूछा जाए तो रेडियस का, जेड इफेक्टिव पूछा जाए जेड इफेक्टिव। इनवर्स रिलेशन ये सिर्फ याद रखना है, और इसका ये फॉर्मूला। कोवलेंट और मेटेलिक एंड वैन डेर वाल्स रेडियस का कुछ डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती है, तो उसमें याद क्या रखना, ऑर्डर याद रखना है। वैन डेर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड कोवलेंट। बीएमसी, बनारस मेडिकल कॉलेज, ये याद रखना है डायरेक्ट, बनारस मेडिकल कॉलेज। आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी की बात करें तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्ट रिलेशन होता है। जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। जनरली आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट पीरियड में बढ़ती है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी जनरली बढ़ती है, ऑलवेज नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्स रिलेशन, साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये गलत क्यों लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में? यहाँ गलत लिखा है ना। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा हाफ फिल्ड और ये ऑक्सीजन हो जाएगा पार्शली फिल्ड। तो जो हाफ फिल्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है पार्शली फिल्ड से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड। हाफ फिल्ड की ज़्यादा स्टेबल होती है पार्शली फिल्ड से। तो ऑक्सीजन पीछे आना चाहिए था, नाइट्रोजन आ गया। ऐसे ही बेरिलियम बोरॉन में भी हो जाएगा, इसकी भी। ठीक है, तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? सही ऑर्डर ये लिखा है दोनों का, और ये पीरियड थर्ड का भी लिख दिया है। एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा सब। इसमें एक क्वेश्चन से देखते हैं। द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी गिवन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट्स इज। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 एनर्जी गैप दे दिए गए। अब इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद रखना ये, जहाँ से एनर्जी गैप मैक्सिमम आ जाए वहीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। ठीक है, एनर्जी गैप देख लेना है। तब इसके बीच में गैप कितना आ रहा है? ज़्यादा गैप तो है नहीं इन दोनों के बीच। सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ये इसका 6-7 टाइम है लगभग। तो यहाँ से जो ऊपर वाले होंगे, जितने भी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी दी वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतना याद रखना है। जहाँ से गैप
मैक्सिमम आ जाए वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहीं से गैप, यहाँ से गैप मैक्सिमम आया है ना, तो गैप मैक्सिमम आ गया। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद वो पूछ लेगा ग्रुप कौन सा है, तो ये थर्ड ग्रुप हो जाएगा। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो थर्ड ग्रुप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं द एनर्जी एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड मेटल न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक और अगर नेगेटिव आ रही है तो एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसने 3-4 ऐसे रिएक्शन दे दिए, अब उसमें फर्स्ट सेकंड करके दे दिए। नीचे ऑप्शन दे देता है कि कितनी रिएक्शन इसमें एक्सोथर्मिक है और कितनी एंडोथर्मिक है, तो उसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है, एक बार समझ लो। तो नोबेल गैस में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया हो, ऐसी रिएक्शन लिखी हो, नोबेल गैस में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहा हो तो वो रिएक्शन तो लेके ही देगा, तो उसमें एनायन होगा और उसकी डेल्टा एच जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब कि रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है न्यूट्रल में तो भी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। जैसे इसमें न्यूट्रल आइटम में, जब ये याद रखना, न्यूट्रल आइटम में 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन कोई अनायन है Na माइनस ही ले लो, Na माइनस में जब इलेक्ट्रॉन एक ऐड किया तो ये हो जाएगा क्या, Na-2, तो इसकी हमेशा ही पॉजिटिव आएगी डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब कि ये हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक। और कटायन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, जैसे इसे ऐड करके दिखाया गया है, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगी, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव आएगी, मतलब ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऐसे ही देता है ना वो क्वेश्चन, कभी कभी जैसे मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं इसके, उसमें भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू आइसोलेटेड गैसियस आइटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट होती है हैलोजन की। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, जनरली साइज इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन फैमिली की बात करें तो क्लोरीन की क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। ऑक्सीजन फैमिली की ऑर्डर ये याद रख लेना, सही से टीपो, ऐसे इसकी ट्रिक से याद रखना। नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, साइज के इनवर्स रिलेशन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो the tendency of an atom attached to shared pair of electron toward itself or covalent bond is called electron negativity। डेफिनेशन तो कभी पूछी नहीं गई है, पूछी भी नहीं जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव के ऑर्डर ही ज़्यादातर आ जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है साइज के इनवर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी। ये याद रखना, इसमें जो ऑर्डर लिखे हैं इनको याद कर लेना। ऐसे ही ऑर्डर लिख के देता है और पूछ लेता है कौन सा सही है। अब केमिकल रिएक्टिविटी में क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला, कभी कभी पूछ लेता है ना, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को याद रख लेना है। यहाँ से ऐसे डाउन दी ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर घट जाता है डाउन दी ग्रुप जब जाओगे। अब इससे क्वेश्चन मेटेलॉइड और नॉन मेटल नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसको कैसे याद रखना है, तो इसको ट्रैक से याद रखना है। जो मेटेलॉइड हैं 5 ही हैं, तो इसमें याद रखना सीता, गीता, ऐसी, सब, तेरी। ओके, ऐसे याद रख लेना इसको, यही ट्रिक है इसकी, कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। सीता, गीता, ऐसी, सब, तेरी लिख लेना है उस पर कॉपी पे। पीडीएफ इनका निकलवा लेना, इनसे रिवीजन करना, एकदम फास्ट रिवीजन कर पाओगे। सब कुछ इंक्लूड किया गया इस लेक्चर में, कोई फॉर्मूला, ट्रिक, सब कुछ बताया है इस 15 मिनट के लेक्चर में, ठीक है। नॉन मेटल बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नॉन मेटल को ये याद रख लेना है। नॉन मेटल सब नोबेल गैस सभी आ जाएंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो पहला बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक, ठीक है। लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो पहले जो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, मतलब बेसिक पहले ये दो बेसिक हो गए और एम्फोटेरिक देन एसिडिक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। ये इसका इनवर्स रिलेशन है इसीलिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ। 13th ग्रुप नेचर ऑफ ये न्यूट्रल ऑक्साइड दिए गए हैं, इनको भी याद रखना है। CONO N2O, कोनो N2O, ऐसे याद रख लेना, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, कोनो N2O। नीचे जाने पर ये
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एस्टिक स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो इसका ये लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम एंड बोरॉन सिलिकॉन के साथ शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आ ही जाते हैं। नोबल गैस वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, सीजियम एंड गैलियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ग्रुप 13 का मैक्सिमम कोवैलेंसी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट मेंबर की होती है 4। क्वेश्चन आ चुका है। एटॉमिक रेडियस एल्युमिनियम की याद रखें 143 पिकोमीटर, बेरिलियम की 11 पिकोमीटर। ओके, इतना याद रख लेना है और जो पीछे के चैप्टर हो चुके हैं उनको भी रिवाइज कर लेना है। धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है आगे के लेक्चर के लिए। ठीक है, थैंक यू।